हम चाहेंगे समय की बहुत पाबंदी है और अनिल चौबे साहब ने बहुत कम समय में अपनी बातों को रखा है। खालिद साहब से हम चाहेंगे जो पसमानदा इंटेलेक्चुअल के बड़े नाम है इस देश में, खालिद अंसारी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बागडोर और तमाम जो आयोजक संगठन हैं आज के इस बहुजन चौपाल के, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद साहब की इजाज़त से मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार की थी, लेकिन क्योंकि वक्त कम है तो मैं कुछ ही मुद्दों पर आज यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। एक संघर्ष हमारे सामने नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ ताकतें एक धर्म तंत्र, एक थियोक्रेसी स्थापित करना चाहती हैं बाहर में, आज भारत में, और उसके बरस दूसरी जो ताकतें हैं वो जनतंत्र के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो कुल मिला के एक थियोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी या धर्मतंत्र बनाम जनतंत्र की लड़ाई है। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। पिछला जो चुनाव का जो नतीजा आया और उससे पहले भी कुछ चुनाव जो हुए भारत में, उससे साफ साफ ये इशारा मिल रहा है कि जो लोग धर्मतंत्र बनाना चाहते हैं वो शक्तियां आज भारत में हावी हैं। अपनी बात को मैं जो लोग विजयी हुए उनके नजरिए से भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनका काफिला लुटा, आज बात उनके नजरिए से रखनी चाहिए। जो लोग यहां पर जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसको गहरा बनाना चाहते हैं, उनको हम लोग सेक्युलर और सामाजिक न्याय की शक्तियों के नाम से जानते हैं। आज अगर इन शक्तियों का काफिला लुटा, अगर आज ये शक्तियां कमजोर हैं भारत में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय की या तो सिद्धांत में कमी रही या व्यवहार में कमी रही। व्यवहार में कमी लगभग सारी विचारधारा के मानने वाले लोगों में रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि सिद्धांत पे क्या कमियां रही सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय के, उस पे आज कुछ बात रखूं। सबसे पहले सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। यह माना जाता है कि यहां पर जो सांप्रदायिक दंगों की जो राजनीति है या जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसको सेक्युलरिज्म चुनौती देगा। सेक्युलरिज्म का उसका साथ सीधा सीधा संघर्ष है। इस पे थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यहां पर देना जरूरी है। अगर आप आजादी से पहले देखें तो यहां पर कई तरह के ताकतें जो है संघर्ष कर रही हैं। मैं बात सिर्फ मुस्लिम बॉडी पॉलिटिक पर भी करूंगा। बंटवारे की जो पूरी राजनीति है एक पेचीदा राजनीति है, लेकिन बहुत सारी बातें वहां से निकलती हैं जो कहीं आज आते आते गुम हो गई और आज उन पर दोबारा बहस करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आजादी से पहले मुसलमानों के अंदर दो तरह के संगठन थे। एक मुस्लिम लीग था जो कि सवर्ण या अशराफ मुसलमानों का संगठन था, जो दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान रहा था, टू नेशन थ्योरी का समर्थन कर रहा था। दूसरी तरफ मोमिन कॉन्फ्रेंस थी जो कि पसमानदा मुसलमानों का संगठन था और वो टू नेशन थ्योरी का विरोध कर रहा था। जब 1946 का इलेक्शन आता है, जिसको कंसेंसस ऑन पाकिस्तान कहा जाता है, और उस वक्त अगर आप जानते हैं तो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था,
सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक रेस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट था भारत में। वही लोग वोट दे पाते थे जो साहिब हैसियत हुआ करते थे, जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, या कुछ खास डिग्री बीए ये सब कर रखा होता। तो अगर हम मुसलमानों में देखें, इस तरह के लोग जिनको वोट देने का अधिकार था, उनकी आबादी सिर्फ 12 से 15% थी, और ये सारे लोग सवर्ण या अशराफ मुसलमान थे। 1946 का इलेक्शन, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहुत मजबूती से जीत हासिल की और पाकिस्तान का रास्ता साफ हुआ, उसमें अगर किसी की जिम्मेदारी जाती है तो ये अशराफ 12-13% वर्ग की जिम्मेदारी है। अशराफ एज अ क्लास ने पाकिस्तान को वोट दिया। ये अलग बात है कि हर वर्ग में कुछ बगावती तेवर के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत का विरोध किया, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब और भी लोग थे इस तरह के, लेकिन वो महज व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपने वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करते। तो पहली बात कि आज़ादी का जो बंटवारे की पूरी राजनीति थी, पेचीदा राजनीति है, मैं उस पूरे डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस फैक्ट की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि अगर 1946 का इलेक्शन कंसेंसस और पाकिस्तान है, अगर 1946 का इलेक्शन में मुस्लिम लीग भारी मतों से जीत के आती है, तो उसमें सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं थी, जो कि 85% मुसलमानों का वोट टेस्ट भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आज़ादी के बाद देखें, राही मासूम रजा ने कहा, एक जगह लिखा है कि वो पुराने मुस्लिम लीगी जो बंटवारे की पूरी राजनीति में लगे हुए थे, अचानक उन्होंने कांग्रेसी टोपी पहनी और जाके कांग्रेस से जुड़ गए। तो साथियों, बंटवारे का विरोध किया पसमानदा, पिछड़े, दलित, आदिवासी मुसलमानों ने, और जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया एक वर्ग की तरह, एक जातीय वर्ग की तरह, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए, और तब से वो भारत की राजनीति पे, जिसको हम मुस्लिम राजनीति बोलते हैं, उस पर उनका पूरी तरह से वर्चस्व है। और ये वर्चस्व आज तक जारी है। मुस्लिम राजनीति से जुड़े हुए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सारे संगठनों में अगर आप उठा के देखेंगे तो ये 15% जो सवर्ण मुसलमान हैं, इन्हीं का दबदबा है, इन्हीं का कब्जा है। ये बात आज तस्लीम करनी चाहिए हमें कि भारत में मुसलमानों के अंदर अकॉर्डिंग टू पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 705 जातियां हैं। इन 705 जातियों में सिर्फ 15 से 20 जातियां वैसी हैं, सैयद, शेख, मुगल, पठान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिन्होंने सारे मुसलमानों के नाम पे जितने मुसलमान इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कब्जा कर रखा है। ये बात आज खुल के कहने की जरूरत है इसमें। अब भाजपा कहती है कि भाई जो सेकुलरिज्म है कांग्रेस का, ये स्यूडो सेकुलरिज्म है, और भाजपा ये भी कहती है कि मुसलमानों का भारत में तुष्टीकरण हुआ है। मैं आज डंके की चोट से आपके सामने कहना चाहता हूं, हाँ, मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, लेकिन अशराफ मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, लेकिन अशराफ मुसलमानों के अंदर भी 15-85 की लड़ाई है, और ये 15 हर जगह अपनी आबादी से ज्यादा नुमाइंदगी है इनकी। पिछले इलेक्शन में यूपी में देख लीजिए, दलित मुस्लिम अलायंस का एकता का नारा लगा। जिस पार्टी ने यह नारा लगाया, उस पार्टी ने 100 मुसलमानों को टिकट दिए। उन 100 टिकटों में 90 टिकट अशराफिया को मिले। 15 सैकड़ा जिनकी आबादी है उनको 90 टिकट मिले, 85 सैकड़ा जिनकी आबादी है मुसलमानों में, उनको सिर्फ 10 टिकट मिले। इन 90 टिकटों में भी
जो पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे बहुजन समाज पार्टी के, जो आज इस पार्टी में नहीं है किसी कारणवश, बीच में काफी मीडिया में रहा, जिनको निकाला गया उस पार्टी से, वो शेख बिरादरी से आते हैं। इन 90 टिकटों में भी 48 टिकट सिर्फ मुसलमानों की शेख बिरादरी को मिला। साथियों, ये बात कि जातिवाद या जाति की जो समस्या है ये कोई हिंदू परिघटना है, मैं इससे नाइत्तेफाकी रखता हूं। जाति दक्षिण एशिया की प्रॉब्लम है। पेशावर से लेकर ढाका तक और श्रीनगर से लेकर कोलंबो तक की मिलती है। सारे धर्मों में, सारे क्षेत्रों में आज इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो सेकुलरिज्म की यहां राजनीति क्या हुई? आप देखिए, दंगे होते हैं लगातार। इधर से एक साहब कहते हैं मुसलमानों में से कि हम मोदी जी के टुकड़े टुकड़े काट देंगे। उनके वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं और हिंदू जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिंदुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कंसोलिडेट होती है। ये बात समझने की जरूरत है। इस पर मैं थोड़ा और आंकड़ों के साथ बात करना चाह रहा हूं। हमारे यहां तो दंगे होते हैं, साल में एक बार होते हैं, कभी कभी 2 बार होते हैं, कभी 3 साल में 1 बार होते हैं। आइए थोड़ा कश्मीर पर नजर डालें, जहां पे वायलेंस हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, जहां पे हिंसा एक तौर जिंदगी बन गई है। अभी कश्मीर में MHS सिकंदर, वहां रिसर्च स्कॉलर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा 10 मई को डेली ओपिनियन में। द ब्राह्मण्स अमंग मुस्लिम्स वी डोंट टॉक अबाउट, द ब्राह्मण्स अमंग मुस्लिम्स वी डोंट टॉक अबाउट। क्या लिखते हैं? अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट सुनाता हूं। टू दिस डे द सैयद्स, कश्मीर पे लिख रहे हैं, कश्मीरी हैं ये, खुद सैयद। टू दिस डे द सैयद्स डोमिनेटेड द ब्यूरोक्रेसी एंड द इनविजिबल अपार्थाइड कंटिन्यूज। द इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स टू वर डोमिनेटेड बाय द सैयद्स। ये कह रहे हैं पूरा जो प्रशासन है उसमें सैयदों का कब्जा है, और जो सो कॉल्ड तथाकथित इस्लामिक आंदोलन है उस पर भी सैयदों का कब्जा है। फ्यू सैयद एंड खोजास, खोजास दूसरे अमीर जातियों को कहते हैं कश्मीर में, फ्यू सैयद एंड खोजास लॉस्ट देयर लाइव्स और टुक पार्ट इन इंसर्जेंसी। ये कह रहे हैं जो भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी है उसमें बहुत कम सैयद परिवार और बहुत कम लोगों ने अपनी जानें वहां पर दी। बट बोथ यूनाइटेड जिहाद काउंसिल एंड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाज डोमिनेटेड बाय सैयद्स who want the sacrifices from the non-Sayyids and luxurious lives for their wards and extended family। तो कुर्बानी तो वो चाहते हैं कि दूसरी जो पसमानदा जातियां थे, लेकिन उनके अपने बच्चे जो है चैन से यूएसए और अमेरिका में बैठ के जीते हैं। They have used every mechanism to keep the masses occupied with the conflict so that they don't engage with the larger questions associated with it, including caste and privileges। ये 10 मई का आर्टिकल है, पहला आर्टिकल आया है इतिहास में जिसने कश्मीर के मुसलमानों की जाति समस्याओं को खोल के रखा है। इन सब बातों पे हमारा सेकुलर खेमा चर्चा नहीं करेगा। नजीब पसमानदा बिरादरी से आते हैं, अखलाक पसमानदा बिरादरी से आते हैं, हमारे पहलू खान मेओ मुसलमान है, पसमानदा बिरादरी से आते हैं। कल मेरे पास 300 लोगों की लिस्ट आई है जो लिंच हुए हैं, उसमें से अभी तक मुझे कोई भी अशराफ तबके का आदमी नहीं मिला है। मेरी रिसर्च जारी है, मैं जल्दी इस पर लिखने वाला हूं, लेकिन अभी तक कोई भी अशराफ तबके का आदमी नहीं मिला है। मुजफ्फरनगर दंगों में पसमानदा मारे जाते हैं, मेरठ बलियाना में पसमानदा मारे जाते हैं, गुजरात में पसमानदा मारे जाते हैं। बहुत कम अफवाद के तौर पर ही सैयदों की दुकानें जलाई गई हैं, कुछ लोगों की वो हुई हैं। दंगों की भी भारत में जाति होती है, ये समझने की जरूरत है। दंगों की भी भारत में जाति होती है, और अगर हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदुत्व अगर बढ़ता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह मुस्लिम सांप्रदायिकता है। दोनों का चोली दामन का साथ है, एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। जब तक आप अक़लियतों के अंदर सांप्रदायिकता जो कि उनके सवर्ण तबके चलाते हैं उस पर प्रहार नहीं करेंगे, कभी भी हिंदुत्व की लड़ाई को हरा नहीं सकते हैं जो उनके सवर्ण तबके चलाते हैं। तो इसीलिए भाजपा जो बात कहती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है वो सच है।
लेकिन आधा सच है। और जब तक इस बात को हम सेकुलरिज्म में नहीं लाएंगे और बहुजन एक अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे सेकुलरिज्म की, जो बाबा कबीर ने दी थी, जहां पे वो हिंदू फंडामेंटलिज्म और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को मिलकर चोट पहुंचाते थे, ये कहीं हमारे सेकुलर योद्धा भूल गए। 1970 तक इनको याद था, 1970 के बाद धीरे 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 हमारे सेकुलर योद्धा इस बात को भूल गए। और आज जो सेकुलरिज्म हमें परोसा जा रहा है, ये सवर्ण सेकुलरिज्म है। इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है ताकि बहुजन सेकुलरिज्म आ पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि भाई दंगा बहुत जरूरी है, सवर्ण बहुत दंगा कराते हैं, क्योंकि वही एक समय होता है जब हिंदुओं को ये एहसास होता है कि हम हिंदू, वरना रोजमर्रा की जिंदगी में वो जातियों में बटे होते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कही वो ये बात ये है कि मुसलमानों में भी वही हालत है, और इस बात को आज कहने की जरूरत है। ये सेकुलरिज्म पे कुछ बात मैं करना चाहता था। आप सामाजिक न्याय पे आ जाइए। आप तो सामाजिक न्याय में डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जहां वो कास्ट को कभी कभी नेशन बोलते हैं। समय है 2 मिनट। अच्छा, तो जहां वो कास्ट को कभी कभी नेशन बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, अलग राष्ट्र बोलते हैं कि भारत जो है 4000 राष्ट्रों में बटा हुआ है, वहीं कभी कभी वो एक बहुत अच्छा वर्ड जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन बहुत कारगर वर्ड है, वो वर्ड यूज करते हैं गैंग्स। जातियों को गैंग्स कहते हैं, जैसे माफिया ग्रोह, दाऊद इब्राहिम का गैंग। तो हमारे यहां जातियां गैंग्स भी हैं कहीं ना कहीं। और माई डॉग राइट और रॉन्ग, हमारी जाति का व्यक्ति सही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे यहां एक वैल्यू सिस्टम बना हुआ है। सामाजिक न्याय की जब राजनीति शुरू हुई तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि जाति से सवर्णों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर जाति ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, अगर जाति क्रमिक असमानता है, तो जाति ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों के जहनों में भरी हुई है। यह समझने की जरूरत है। सिर्फ सवर्णों को गाली देके मामला काम नहीं चलेगा जब तक हम अपने अंदर के जातिवाद को चुनौती नहीं देंगे। क्या जो बड़ी बहुजन पार्टी बनी, जिन जातियों ने उन पार्टियों को लीड किया, क्या उन्होंने गैंग्स की तरह काम किया कि नहीं, यह सवाल उठाने की जरूरत है। अगर गैंग्स की तरह काम नहीं करते तो आज क्यों अति पिछड़ा की बात होती, आज क्यों महादलित की बात होती है, आज क्यों पसमानदा की बात होती है? कहीं ना कहीं वहां पर इंसाफ नहीं मिला। भारत में इतनी सारी आबादी है, इतनी सारी जातियां हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। ये जातियां जो शासन प्रशासन में गई, जिनके पास राजनीतिक सत्ता मिल गई जिनको, तो वो एक गैंग्स की तरह ऑपरेट कर रहे थे। और ये डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को लिखते हैं। तो गैंग्स के बाहर निकलना है तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने, जिसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। एक पूरी किताब लिखी है। लेकिन जिन पार्टियों ने यहां पे सरकारें बनाई, जो लोहियावादी थे, 10-10 साल शासन में रहे, आज तक लोहिया का जो कलेक्टेड वर्क्स है वो सस्ते में नहीं छपा है उत्तर प्रदेश में। जो दलित थे, आज तक डॉक्टर अंबेडकर का कलेक्टेड वर्क्स नहीं छपा है, महाराष्ट्र सरकार ने छापा। आप लोहिया का नाम लेते हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। इस पर क्या समझा जाए? क्योंकि अगर उनके विचारों का प्रचार प्रसार होगा तो सवाल और उंगलियां सिर्फ उधर नहीं उठेंगी, सवाल और उंगलियां अपने ऊपर भी उठेंगी। तो बहुजन से कब हम परिजन की राजनीति में चले गए पता ही नहीं लगा। और ये वहीं से आ रहा है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कास्ट एज गैंग्स, कास्ट गिरोह, कास्ट गैंग्स हैं, सिर्फ अपना हित देखते हैं। तो बहुजन से परिजन की राजनीति की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सामाजिक न्याय गणित बन गया। इस जाति को उतना जोड़ो, इस जाति को वहां जोड़ो, इधर 50% इधर निकालो, 3% ये निकालो। सामाजिक न्याय का मामला तो और भी था। हमारे दस्तकार थे, किसान थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, बुनकर थे, इनके साथ ये बहुजन नहीं थे क्या? कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, हमारे बच्चे गरीब बच्चे जो हमारे समाज के हैं, क्या उनको अच्छे स्कूल की जरूरत नहीं थी? क्या हमारे लोगों को सेहत की जरूरत नहीं थी? क्या प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम की यहां जरूरत नहीं है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, जिसकी वजह से बार बार बहुजन हार रहा है, क्या ये सेंट्रल मुद्दा नहीं होना चाहिए था? कास्ट सेंसस हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए था? रिजर्वेशन को गहरा करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए था? संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो
जो इनकम डिफरेंसेस है उस पर बात नहीं होनी थी। काशीराम जी ने जनता के बीच में एक बात जाके कहते थे, कलम उल्टा कर दिया करते थे कि कलम उल्टा करने की जरूरत है और ये व्यवस्था परिवर्तन है। लोगों ने इस बात को गहराई से नहीं समझा। कलम उल्टा कर दिया लेकिन कलम से लिखना भूल गए। कुछ लिखना भी तो था भाई, कलम उल्टा करने के बाद कुछ लिखना भी तो था, कुछ नीतियां भी तो बनानी थी, कहीं ना कहीं वो भूल गए, इसलिए कलम आज फिर उल्टा हो गया। इतिहास बार बार मौका नहीं मिल देता है, बहुत निर्मम होता है। तो दो बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज फिर से सामाजिक अंतर्विरोध बहुत तीव्र हो रहे हैं, राजनीतिक अंतर्विरोध तीव्र हो रहे हैं, आर्थिक अंतर्विरोध तीव्र हो रहे हैं। 53 पर परिवार जो है 70% भारत की दौलत पर उनका कब्जा है। जहां इतनी गैर बराबरी होगी वहां पे बगावत भी होगी, बगावत को कुचलना भी होगा, बगावत को बांटना भी होगा। तो हर तरह की धार्मिक बातें परोसी जा रही हैं हमारे पास, और उसका जिक्र कई लोगों ने पहले किया, मैं उस पर दोबारा नहीं बोलूंगा। लोहिया जी की एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क पर उतरना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, थिंक टैंक बनाने होंगे, अपना मीडिया बनाना होगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लंबा प्रोजेक्ट है, फिर से कमर कस के लड़ाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अली भाई बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब हमारे बीच सुनील यादव जी हैं, नेता और यूपी में एक मशहूर नाम है। छात्रों के बीच में, लोगों के बीच में हम चाहेंगे आप आए और अपनी बातों को बहुजन चौपाल के विषय पर केंद्रित करते हुए रखें। सुनील यादव जी।